कोई भी क्रांति एकाएक नहीं हुआ करती है। लकड़ियों के ढेर के नीचे दबी आग हवा की अनुकूलता पाकर जब धधक कर बाहर आती है, तब लगता है कि सब एकाएक हुआ है, अचानक हुआ है। इसी तरह 1857 में विद्रोह की जिस आग ने ब्रिटिश शासकों को हिलाकर रख दिया, उसकी भूमिका तैयार करने में कुछ महत्वपूर्ण योद्धाओं की विशेष भूमिका थी। यद्यपि तंत्या भील, जी हाँ, तंत्या भील को उचित रूप से क्रांतिकारियों में शुमार नहीं किया जा सकता, तथापि गोरी हुकूमत के खिलाफ युद्ध करने में वह सन 1857 के विद्रोहों से किसी भी तरह से कम नहीं था। तंत्या एक डाकू सरदार था जिसका अपना दल था। उसमें अपार हिम्मत व ताकत थी। यह ठीक है कि वह गरीबों और दीन दुखियों की मदद किया करता था और धनवान लोगों को लूटता था, किंतु या तो सभी डाकुओं की मजबूरी है। लूटने के लिए धन तो धनिकों के पास ही मिलेगा। गरीब की निवास पर धन ढूंढना पाना यूं भी असंभव कृत्य ही है। हुकूमत के साथ डाकुओं का स्वाभाविक बैर होता है। पुलिस से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की सद्भावना प्राप्त करें। जो गरीब लोगों का सामान्य उपकार करते रहने से ही प्राप्त हो जाती है। गरीब व दुखी थोड़ा पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और दूर दूर तक उपकारी की प्रशंसा करते रहते हैं। वे लोग डाकू के बारे में सरकार व पुलिस को भी गलत सूचना देकर उनकी रक्षा करते रहते हैं। तंत्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र के बिरदा ग्राम में हुआ। वह भाऊ सिंह का पुत्र था, जो एक साधारण कृषक थे। पिता के निधन के पश्चात तंत्या ने भी कृषि कार्य ही संभाला। यदि सरकारी कर्मचारी अन्याय व अत्याचारी न होते तो शायद तंत्या भी एक सामान्य से कृषक की तरह जीवन गुजार कर ही मृत्यु को प्राप्त होता, लेकिन विधाता ने तो उसके के लिए कुछ असामान्य ही सोच रखा था। होनी प्रबल होती है। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। समूचे क्षेत्र की पैदावार नष्ट हो गई। जिन कृषकों ने लागनकर्ता को कुछ देकर खुश कर लिया, तो उनका लगान माफ कर दिया गया। तंत्या न स्वयं लगान दिया और न ही अन्य लोगों का लगान देना उसे हरास आया। इस कारण सरकारी अधिकारी तंत्या के बेरी हो गए। लगान न देने के जुर्म में उसे बंजर पैतृक जमीन से बेदखल कर दिया गया। इसके उपरांत भी जब उसने गैर कानूनी के रूप से उस जमीन को जोता, तो उसे 1 साल के कठोर कारावास का दंड सुना दिया गया। सजा पूरी हुई। जेल से छूटकर तंत्या को मजदूरी तलाशनी पड़ी। ग्राम का प्रधान हेमन पटेल चाहता था कि तंत्या उसके यहाँ सेवाएं दे। सरकारी करने के लिए बने तंत्या ने उसे यह दास्ता करना कबूल नहीं किया। इस सामान्य बात पर हेमन पटेल ने तंत्या से बैर कर लिया। कुछ दिनों पश्चात एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई। चोर पकड़ा गया। हेमन पटेल ने चोर से कहा कि वह चोरी में तंत्या का नाम भी जोड़ दे। चोर ने तंत्या का नाम ले लिया, तो पुलिस उसे पकड़ने जा पहुंची। झूठी आरोप से नाराज होकर तंत्या ने पुलिस के सिपाहियों से झगड़ा किया। यह चोरी से भी अधिक संगीन जुर्म हो गया। तंत्या को 1 महीने के लिए पुनः जेल भेज दिया गया। इस प्रकार तंत्या भील के साथ घोर अन्याय किया गया। इस दफा तंत्या जेल से निकलना तो वह एक अलग ही व्यक्ति था। शरीफ व
प्रतिष्ठित के स्थान पर वह अपने बहुबल से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जंग के लिए विद्रोही बन गया। उसने अपने भील साथियों का एक गिरोह बनाया। उसे विजयनिया और दोपिया नाम के दो वफादार साथी भी मिल गए। तंत्या व हेमंत पटेल में दुश्मनी गहरी हो गई। तंत्या ग्राम त्याग कर वन में रहने को विवश हुआ। गांव में वह तभी जाता था जब उसे कोई डकैती डालनी होती थी। वह हेमंत पटेल के साथियों को बंधक बनाकर ले जाता था और मोटी रकम मिलने पर ही उन्हें रिहा करता था। भीलों की खासियत यह थी कि वे बहादुर होते थे। पटेल व प्रधानों की खासियत यह थी कि वे घमंडी, छली एवं धोखेबाज भी होते थे। दिल में जहर रखकर भी वे मुख से मीठी भाषा बोल सकते थे। हेमंत पटेल ने भांप लिया कि ग्रामीण तंत्या पर तो उसका जोर चल सकता था, किंतु वनवासी तंत्या पर तो हुकूमत का भी कोई जोर नहीं चलता। अंततः उसने सुलह सफाई का छद्म रास्ता अपनाया। बेहद खुशामद करके उसने तंत्या व उसके सहयोगों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। तंत्या उसके बहकावे में आ गया। पटेल ने पुलिस से संपर्क साधा हुआ था। जिस वक्त तंत्या और उसके साथी भोजन कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर कर पकड़ लिया। उन पर मुकदमा कायम हुआ और फिर मध्य प्रदेश राज्य के खांडवा की जेल में उन्हें भेज दिया गया। साधारणतः जेलों तोड़ी नहीं जा सकती, किंतु इसके बाद भी कैदी जेल से फरार होने में सफल हो जाते हैं। जिन कैदियों का हौसला व संकल्प मजबूत हो, उनके लिए कोई भी जेल दुर्विद्य नहीं होती। तो यह किस्मत की बात थी कि तंत्या को लोहे की एक छड़ प्राप्त हो गई। उसने जेल की मोटी दीवार में इतना बड़ा छेद बना लिया कि उसमें से एक एक करके उसके सब साथी फरार हो गए। चादरों को परस्पर बांधकर उन्होंने एक मजबूत रस्सा बना लिया। उसके सहारे चढ़कर वे जेल की चार दीवारी से फरार हो गए। फरार तंत्या का पुलिस ने पीछा किया, किंतु उसे पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तंत्या को न केवल हेमंत पटेल को बदला लेना था, बल्कि अपने दल को भी फिर से खड़ा करना था। एक रात्रि उसने हेमंत पटेल के घर पर धावा बोला और हेमंत पटेल को तरपा कर कुत्ते की मौत मारा गया। उसके पश्चात उसकी पुलिस के अधिकारियों ने जबरदस्त दुश्मनी हो गई। आगामी 8 सालों में तंत्या के दल ने 400 से ज्यादा डकैतियां डाली। औसतन प्रत्येक वर्ष 50 डकैतियां। कोई भी सरकार ऐसे गिरोह की अनदेखी नहीं कर सकती। जिस भी अधिकारी को तंत्या से निपटने का जिम्मा दिया जाता, उसे तंत्या खुद ही निपट लेता था। एक दफा एक उत्साही दरोगा ने तंत्या को पकड़ने की जिम्मेदारी ली। अपने मुखबिरों से तंत्या को यह जानकारी मिल गई कि चंद सिपाहियों के साथ दरोगा एक छोटे से स्टेशन पर उतरे तो सामान उठाने के लिए हमाल तलाशा पर छोटे स्टेशन पर हमाल कहा। एक देहाती व्यक्ति ने पुलिस को इस विपदा में देखा तो करीब आकर पूछा, क्या बात है, आप किसी प्रकार की मदद चाहते हैं? तो दरोगा ने कहा, हमाल चाहिए, थाने पहुंचना है। तो देहाती ने व्यवस्था से स्वर में कहा, यह हमाल कहाँ? आप कहे तो आपका सामान मैं थाने तक पहुंचा देता हूं। आप मेरे साथ चले। थाने पहुंचकर आप अपने इस साथियों के लिए गाड़ी भिजवा देना। दरोगा प्रसन्न हो गए और उसके साथ चल पड़े। तो दरोगा का
फौलादी टक देहाती के सिर पर रखवा दिया गया। कुछ दूर जाकर देहाती ने कहा, दरोगा साहब आपका टक ज्यादा भारी है, जरा देर को नीचे उतरवा दे तो मैं एक पल आराम कर लूं। तो दरोगा ने कहा, टरंक इतना भारी तो नहीं है, तुम ही कुछ अधिक नाजुक कमियाज व्यक्ति हो। इतना कहकर वह टरंक उतरवाने लगे तो टरंक जमीन से लगा ही था कि उस देहाती ने शीघ्रता से दरोगा की पिस्तौल उनकी पेटी से झटक कर छीन ली और कहा, आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं तो कर ले। कहते हुए उसने वही पिस्तौल दरोगा की तरफ तान दी तो दरोगा ने गिड़गिड़ाकर जीवन भिक्षा मांगी। तंत्या ने कहा, वह कारतूसों की पेटी भी मेरे सुदूर कीजिए, उसके बिना तो पिस्तौल बेकारी है। पिस्तौल और कारतूस लेकर तंत्या भील दरोगा को वही आधे रास्ते में ट्रक सहित छोड़कर भाग गया। दरोगा बड़ी कठिनाई से थाने पहुंचे। वह इतने शर्मिंदा हुए कि वह वहां ठहरने ही नहीं। वक्त गुजरा। एक अन्य दरोगा ने अंग्रेजों की दृष्टि में सम्मान पाने के उद्देश्य से तंत्या भील को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी ली। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक थाने में बसेरा जमा लिया। लेकिन दारोगा के सामने प्राथमिक समस्या यह थी कि तंत्या के ठिकाने का पता किस प्रकार लगाया जाए। यूं भी तंत्या किसी भी एक स्थान पर नहीं ठहरता था। इस कारण कोई भी उसका ठिकाना बताए भी तो क्या। एक दफा एक नाई अपनी हजामत की पेटी हाथ में लिए दरोगा के सामने से निकला। दरोगा को उसे दाढ़ी बनवाने की इच्छा हुई। उन्होंने उसे बुलाकर दाढ़ी बनाने का आदेश दिया। नाई बतूनी तो होते ही है, इस कारण उसकी जीभ कैंची से ज्यादा चलने लगी। दरोगा ने तंत्या भील का किस्सा छेड़ा तो नाई दुखी होकर बोला, मेरा दुर्भाग्य है कि तंत्या भील ने मुझे ही अपना नाई बनाया। दूसरे किसी पर वह विश्वास नहीं करता है और ना दूसरे कोई उसके करीब पहुंच सकता। तो हर दफा दाढ़ी बनाते वक्त वह मुझे धमकाता है कि यदि उस तरह की तनिक भी खरोच आई तो वह मेरी गर्दन ही काट डालेगा। मुझे मालूम है कि किसी न किसी दिन तो मुझसे गलती होगी ही। उस दिन मेरा क्या होगा, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। दरोगा ने बेहद अवसर देकर प्रस्ताव रखा कि तुम एक दफा हमें उसका ठिकाना दिखा दो तो हम तुम्हें खूब धन देंगे। बिल्कुल नहीं। नाई ने सहमकर कहा कि मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, लाख रुपये दे दूं तो भी नहीं। तंत्या को भनक लग गई तो वह मेरे टुकड़ी टुकड़ी कर डालेगा। तो बहरहाल अंततः करार हो गया कि दरोगा नाई के साथ नहीं जाएंगे। देहाती के छद्म वेश में दूर से पीछा करते हुए तंत्या का ठिकाना देखकर वापस लौट आएंगे और फिर बाद में उस स्थान पर छापा मारकर तंत्या को गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ दिनों पश्चात नाई आया और उसके कहने पर दरोगा भी उसके साथ हो लिए। ग्रामीण श्रमिक का वेश और निशस्त्र तंत्या के ठिकाने तक तो जाना नहीं था, दूर से ही देखकर लौट आना था। एक जगह सन्नाटा देखकर आगे चलते नाई ने रुककर पीछे आते श्रमिक को संकेत करके अपने करीब बुलाया। पास आने पर बोला, मैं ही तंत्या भील हूँ, आप मुझे पकड़ने आए हैं, आपका क्या करना चाहिए आप ही बताइए। दरोगा के होश से पेक्षता हो गए। तंत्या ने उनकी नाक काट कर उन्हें भगा दिया। बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, किंतु पुलिस का शिकंजा निरंतर कसता ही गया। बिजेनिया और दोपिया पकड़े गए। बिजेनिया को फांसी और दोपिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो 45 वर्ष की उम्र हो जाने पर तंत्या को लगा कि अब उसे आराम की जरूरत है। उसने पुलिस से समझौता करना चाहा, किंतु जिस मध्यस्थ से उसे
जिस मध्यस्थ ने उसे यकीन दिलाया था कि वह पुलिस से उसका सम्मानजनक समझौता करा देगा, उसने विश्वासघात किया और तंत्या को धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। सितंबर 1886 में उस पर मुकदमा चला, वह बाद में उसे फांसी सजा दी गई। अंततः तंत्या भील ने मृत्यु से पूर्व तक अंग्रेजों का यह अनुभूति अवश्य ही करवा दी थी कि यदि हिंदुस्तानी दिलीर हो जाए तो अंग्रेजों की विश्व विजयी ख्याति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तंत्या भील ने कई वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत को छकाए रखा था और उसकी मृत्यु ब्रिटिश हुकूमत के लिए राहत की बात थी। सन 1857 की क्रांति अपने आप में कई कारणों से महत्वपूर्ण थी। उस समय अंग्रेजों ने आधी दुनिया पर यूनियन जैक लहरा रखा था और कई देशों को अपना उपनिवेश भी बना रखा था। अखंड हिंदुस्तान उनकी तमाम उपनिवेशों में सर्वाधिक कमाई वाला उपनिवेश था। 1857 की क्रांति का महत्व इस कारण और भी बढ़ जाता है कि क्रांति लगभग सफल हो चुकी थी। यदि कुछ गद्दारों ने उस समय घोड़ा का साथ नहीं दिया होता, इस क्रांति की विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की हिंदुस्तानी फौजियों ने भी विलुप्त कर दिया था। तो इस कारण इसे भारत का सर्वप्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। आजादी हेतु यह क्रांति का शुभारंभ था, क्योंकि अंग्रेजी शासन के कारण सभी वर्गों से असंतोष का भाव था। 1857 की क्रांति में विभिन्न वर्गों ने अपना योगदान दिया था। सभी वर्गों के विद्रोह करने के कारण भी तब अलग अलग ही रहे थे। सबसे पहले तो वे राजघराने और जागीरदार थे, जिनके राज व जागीरें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त राज्यपालों और महाराजपालों ने आदूरदर्शी निर्णय व लालच के कारण छीन ली थी। यदि किसी शासक या जागीरदार की कोई औलाद नहीं होती थी तो कंपनी उसे पुत्र गोद लेने की इजाजत नहीं देती थी और उसके राज या जागीर को जब्त कर लेते थे। इस कारण कई रजवाड़े और जागीरदार फिरंगियों के दुश्मन बन गए थे। बिठूर के नाना साहब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। दोनों उस समय अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। उस समय वे यह नहीं सोच रहे थे कि उन्हें हिंदुस्तान को आजाद करवाना है, लेकिन उनका संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ अवश्य था। इस विद्रोह में शरीक दूसरा वर्ग था, नाराज और अपमानित देशी सैनिकों का। हिंदुस्तान के सामान्य लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तानी सैनिकों की भर्ती बहुत ही मामूली वेतन पर करती थी। सेवा की शर्तें काफी कठोर होती थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि गोरे अधिकारी और सिपाही देशी सैनिकों से बहुत बड़ा अपमानजनक व्यवहार करते थे। प्रत्येक देशी सिपाही मन ही मन कुट रहा था और प्रतिशोध लेने के लिए अवसर का इंतजार कर रहा था। देशी सैनिकों के इस असंतोष का फायदा रजवाड़ों और जागीरदारों ने अपने स्वार्थ साधनों के लिए उठाया और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने को उकसाया तथा अपना समर्थन देने की बात कही। तो सभी यूरोपीय लोग अन्य देशों में व्यापार करते हुए अपने पादरी भी साथ ले जाते थे। वे पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करके लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन हेतु उकसाते थे। इस कारण हिंदुस्तानी व मुस्लिम धर्मगुरु भी उनके विरुद्ध हो गए थे। यूरोपीय पादरियों के साथ जब हिंदुस्तान के धर्म व मजहब के गुरुओं का झगड़ा हो जाता था तो ब्रिटिश हुकूमत पादरियों का साथ देने के लिए सेना की ताकत भी लगा देती थी। इस कारण धार्मिक स्तर पर भी स्थानीय लोग शोषण का शिकार हो रहे थे। जब धर्म गुरुओं ने स्थानीय सैनिकों को उनकी धर्म का वास्ता देकर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उकसाया था तो हिंदुस्तानी सैनिकों भी अपने धर्म की रक्षा करना चाहते थे। इस कारण ईसाई धर्म का विरोध करने के लिए वे भी अंग्रेजों के शत्रु बन गए। अन्य समूह उन
प्रबुद्ध राष्ट्रभक्तों का था, जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाले अपने देश को अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के कारण निरंतर कंगाल होते और उजड़ते हुए देख रहे थे। स्थानीय उद्योग षड्यंत्र पूर्वक उजाड़े जा रहे थे ताकि इंग्लैंड का माल हिंदुस्तान में बेचा जा सके। ये लोग स्वदेश के हित की भावना से हिंदुस्तान से अंग्रेजों को सदैव के लिए बाहर कर देना चाहते थे, किंतु इनकी संख्या और प्रभाव का नग्न ही था। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से गोरे अधिकारियों और सैनिकों के खिलाफ स्थानीय सैनिकों का संग्राम था। इस क्रांति के लिए रजवाड़ों व जागीरदारों ने धन दिया था। मौलवियों व साधुओं सन्यासियों ने सैनिक छावनियों में खूब प्रचार भी किया था। पूरे देश में सामूहिक विद्रोह के लिए 31 मई 1857 का दिन मुकर्रर किया गया था, किंतु क्रांति की वह तारीख आने से पूर्व ही विद्रोह हो गया था। इसी कारण विद्रोह कामयाब नहीं हो पाया था। स्थानीय सैनिकों को जब यह जानकारी मिली कि कारतूसों पर लगाए गए कागजों पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती है, तो हिंदू व मुसलमान दोनों ही धर्मों के सैनिक भड़क उठे। दरअसल उन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले उनके ऊपर चढ़े कागज को दांत से हटाना पड़ता था। उन कारतूसों से चिकना बनाने के लिए उन पर चर्बी लगाई गई थी, जो गाय और सुअर की होती थी। गाय की चर्बी स्पर्श करना हिंदू के लिए नरक तुल्य और सुअर की चर्बी का उल्लेख करना भी मुसलमान के लिए हराम था, निषिद्ध था। तो सैनिकों को तब समझाया गया कि कंपनी हिंदुओं व मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए जानबूझकर इन कारतूसों का प्रयोग कर रही है। इससे स्थानीय सैनिक भड़क उठे थे। उनके इस प्रकार भड़क उठने से अंग्रेजों की शक्ति आधी भी नहीं रह गई थी। इस दुर्भाग्य की कहा जाना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय जन सामान्य निष्क्रिय बना रहा था। उसे उस क्रांति का हिस्सा नहीं बनाया जाना यही साबित करता है कि क्रांति की योजना में भारी कमियां रही थी। आम जन के माध्यम इस बात का प्रचार नहीं किया गया था कि अंग्रेज किस प्रकार आर्थिक रूप से उनका शोषण कर रहे हैं, उनके धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, उनकी प्रशंसा को लील रहे हैं तथा उनके रंग भेद नीति के कारण गुलाम बनाए हुए हैं। इन बातों का प्रचार न हो पाने के कारण 1857 की क्रांति में जन सामान्य का योगदान प्राप्त नहीं किया जा सका। यदि जन सामान्य में जागृत पैदी की जाती तो भारतीय इतिहास निश्चय ही दूसरा रुख ले चुका होता। मुगलों व मराठों के रक्तपात व लूटपाट से त्रस्त रही रियावा को अंग्रेज जब मित्र सम्मान ही लगते थे, मुस्लिम शासन में अधिकांश प्रजा को ज्यादा शोषण का शिकार होना पड़ा था। इस कारण प्रजा को डर था कि क्रांतिकारी कामयाब हुई तो फिर से गुलाम बादशाह शासक बनकर उनका शोषण करेगा। इस कारण तब प्रजा के लोगों ने पराजित होकर भागते हुए गोरों की प्राण रक्षा भी की थी। आम जन को क्रांति में सहभागी बनाने के लिए प्रयास नहीं किए गए थे और इसी कारण क्रांति नाकाम रही। हिंदुस्तानी बहुमत नहीं चाहता था कि उसे पुनः किसी मुस्लिम शासक के अधीन होना पड़े। इस कारण प्रजा ने अंग्रेजों का साथ देना चाहा था। तो नेपाल नरेश महाराजा जंग बहादुर भी इसी कारण अपनी गोरखा सेना को लेकर अंग्रेजों की मदद के लिए सामने आए। नाभा व पटियाला के सिख शासकों को भी पुनः मुस्लिम हुकूमत स्थापित होने से भयभीत होकर अंग्रेजों को सैनिक मदद दी। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करना उस समय की बड़ी भूल थी।
कई राजाओं व शासकों ने तब इस क्रांति में तटस्थ रहकर अंग्रेजों का समर्थन किया था। महज मुसलमानों का साथ प्राप्त करने के लिए ही बहादुर शाह जफर का नाम सम्राट के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन हिंदुओं को यह निश्चय ही स्वीकार नहीं था कि कठिन संघर्ष के बाद पुनः मुसलमान ही शासन स्थापित हो। इस सोच को अंग्रेजों ने भी भांप लिया था। इस कारण उन्होंने हिंदुओं के बीच इस बात का प्रचार भी किया। इससे हिंदू भड़क गए और 1857 की क्रांति कमजोर पड़ गई। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेज सैनिक आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थे और उन्हें युद्ध करने के ज़्यादा तजुर्बे हासिल थे। उनकी व्यूह रचना भी हमसे ज़्यादा दक्ष थे। इस कारण आमने सामने के संघर्ष में उनसे पार जाना बेहद कठिन था। उनके बिस्तर या तोपखानों और बंदूक के सामने तलवारों से